Hello friends, we are going to talk about French Revolution. French Revolution is a major and a big event in the world history. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच यानी फ्रांस में रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज। तो अगर पूछता है कोई कि व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिफाइन इट, तो क्या था, आप क्या बताएंगे कि 10 ईयर्स का पीरियड 1789 से लेकर 1799 तक में जो फ्रांस में चेंजेस आए पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से एंड सोशली यानी सामाजिक रूप से, इन्हीं चेंजेस को फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं और इसका मॉडर्न वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और इसका कंक्लूज़न ये था कि इस रिवॉल्यूशन से वहाँ के लोगों ने मोनार्ची जो राजतंत्र था, जो राजशाही थी, उसको ख़त्म करके एक रिपब्लिक फ्रांस बनाया और उन्होंने नेपोलियन की डिक्टेटरशिप को भी इंड कर दिया। तो इस तरह से यह फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में लोगों के द्वारा किया गया। और इसके अब कारण क्या क्या थे? मेन रूप से इसके चार कारण थे: पॉलिटिकल राजनैतिक रूप, सोशली यानी सामाजिकता, तीसरा है इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से इसके क्या कारण थे, और चौथा इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी। पॉलिटिकल कॉज में हम बात करेंगे तो जो फ्रांस में रूलिंग पार्टी थी वो था, जो रूलिंग कर रहे थे वो मोनार्की सिस्टम था और बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी। इसका सबसे प्रतापी राजा था लुइस 14। इसने 1643 से 1715 तक के बीच में रूल किया और ये एब्सोल्यूट डिस्पॉट था, यानी बोले तो ये वहाँ का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी थी। मतलब ये जो चाहता था वही होता था और इससे बड़ा वहाँ पे कोई नहीं था, यानी सेंट्रलाइज पावर थी इसके पास पूरी। और इसने बहुत सारे युद्ध जीते और फ्रांस को जिताए और इस तरह से यही इस पूरे वंश का बर्बन डायनेस्टी का सबसे बड़ा महाप्रतापी राजा इसे माना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं लुइस 15। इन्होंने 1715 से 1774 तक रूल किया, लेकिन इनका जो रूलिंग टाइम था इस पीरियड में लोग काफ़ी असंतुष्ट थे और इन्होंने अपने राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ा दिया। इन्होंने 7 ईयर्स तक इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत सारा कर्ज इनको 2 बिलियन लेवर्स तक, लेवर्स जो है ये फ्रांस की करेंसी है और ये एक अच्छे शासक भी नहीं थे, एक नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इन्हें कंट्रोल मतलब इन्होंने अपनी प्रजा पे पूरी तरह से इनका कंट्रोल नहीं था, बहुत सारे लूटपाट की ये सब हुआ करते थे। लेकिन फिर बाद में एक रूलर आया जिनको हम अब पढ़ेंगे, अपने लुइस 16 है, 1774 से 1792, जिनका इस लेसन में बार बार नाम आएगा। यही वो लुइस 16 है और इन्होंने ही एक अच्छा, इनका सोच तो बड़ी अच्छी थी कि हम अपने राज्य में अच्छे खासे बोल्ड रिफॉर्म्स लाए, लेकिन ये कर ना सके वो काम। इनकी मैरिज एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई जिनका नाम था मैरी एंटोनियट। ये इनकी बैड एडवाइज़र थी और इन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड इंग्लैंड से युद्ध करने के लिए अमेरिका की मदद की और 13 कॉलोनीज़ को वहाँ से इंडिपेंडेंट कराया। अगर हम बात करें फ्रेंच सोसाइटी की, तो फ्रेंच सोसाइटी तीन भागों में विभक्त थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये तीन स्टेट हुआ करते थे और इन्हीं से पूरी सोसाइटी बनी हुई थी। जो फर्स्ट स्टेट था इसे जो है लोग नो क्लर्जी कहते थे और इसमें जो चर्च से रिलेटेड लोग थे, यानी जो चर्च में काम करते थे, जो पादरी थे और जो लोग थे, ये इसमें आते थे फर्स्ट स्टेट में। और इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, नो टैक्स, दे डोंट गिव द टैक्स। और ये खुद टैक्स कलेक्ट करते थे जिसे टाइट्स कहा जाता था। और ये 10% इनके पास, पूरे फ्रांस की 10% लैंड इनके पास थी, जबकि इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास थी। और सेकंड स्टेट आता है और इसे लोग नोबिलिटी कहा करते थे, जिसमें राजा, राजशाही परिवार, पूरे लैंडलॉर्ड्स, सामंत जिन्हें कहते हैं, वो सब आ जाते थे और इनके पास पूरी फ्रांस की 25% लैंड हुआ करती थी और ये 4 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन थी। और थर्ड स्टेट में आते थे ऐसे जो कॉमन पर्सन थे, जैसे कि फार्मर, ट्रेडर, स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन, ऑल कम इजियर यहाँ पे आ जाते थे, ये थर्ड स्टेट वाले। और ये थर्ड स्टेट के पास जो है
ये 95% पॉपुलेशन थी पूरे फ्रांस की। 95% पॉपुलेशन इसी थर्ड स्टेट में आती थी और इनकी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 करोड़ 2.7 करोड़ इनकी जनसंख्या थी। 2.7 करोड़ पूरी जनसंख्या थी और इनके पास 65% लैंड हुआ करती थी, छोटे छोटे टाइप में, जबकि पूरी की पूरी 5% लैंड इन दोनों के पास थी, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। और क्लर्जी को टैक्स नहीं देना पड़ता था और ना ही टैक्स देना पड़ता था नोबिलिटी को, पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट को, जो कि ये क्लर्जी को भी देते थे टैक्स और नोबिलिटी को भी, यानी राजशाही परिवार को भी और क्लर्जी को भी इन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिन्हें टाइल्स और टीप्स के नाम से रेस्पेक्टिवली जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड कॉस्ट की, जो कि है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या बात करेंगे हम कि जब आपने 1700 के आसपास की बात है, तब फ्रांस की पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ पॉपुलेशन थी और 1789 आते आते ये 2.8 करोड़ हो गई। तो पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और जो ग्रेन्स की कमी हो गई और तभी फ्रांस में हार्श विंटर पड़ गया, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी फ्रांस में, जिसके कारण ग्रेन की जो सप्लाई थी, क्रॉप का फेलियर हो गया। और क्रॉप के फेलियर होने से, यानी क्रॉप नहीं हो पा रही थी, पीजेंट्स क्रॉप नहीं ग्रो कर पा रहे थे, इससे जो फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाने से जो कॉमन पीपल थे, जो फार्मर थे, वो नहीं ले पा रहे थे फूड को, और इससे जो है फ्रांस में एक फेमाइन आ गई और इसे जो है हाई डिबिट, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए। और जो थर्ड स्टेट था इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसको टीथ्स टाइल्स सब देने पड़ते थे टैक्स, और साथ ही साथ उसे अपने फैमिली को भी देखना पड़ता था लेकिन और उसको टीथ्स टाइल्स के साथ साथ और मतलब कि उसके थर्ड स्टेट का बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाने के कारण जो थर्ड स्टेट था उसके पास बहुत ज़्यादा हाई डिप्ट हो गया, और हाई डिप्ट होने के कारण अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इससे पीजेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्री थे, जो पीजेंट्स थे, पूरा थर्ड स्टेट एंग्री था, पूरा थर्ड स्टेट इस बात से बहुत ज़्यादा एंग्री था। और जो इस तरह से इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होती है इसी से। और फोर्थ रीजन था। तो अब हम बात करेंगे इसके इंटेलेक्चुअल कॉज के बारे में। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो बुद्धिजीवी विशेष वर्ग होता है, यानी अब फ्रांस में साइंस की, फिलॉसफी की अब डेवलपमेंट होने लगा। अब लोग अब एजुकेटेड होने लगे और बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसियो और इमैनुअल कांत जो है ये इमैनुअल मैक्रोन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है इतनी समय प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में। तो ये उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। आप लोग उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। और मॉन्टेस्क्यू हैं, वोल्टेक्स हैं, इन लोगों ने कहा कि अब ये लोग ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ये पूछने लगे कि मतलब कि अपने राजा से कि आप ही सुप्रीम क्यों हैं, हम मतलब कि हम लोगों को भी कुछ राइट्स दिए जाने चाहिए। इस तरह से इन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर किया।